दोस्तों, सूरज में ईंधन के रूप में मौजूद हाइड्रोजन लगातार जल रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि आज से कुछ अरब साल बाद सूरज में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। उसके बाद सूरज जलना बंद कर देगा। दुनिया में सभी चीजों का लाइफ टाइम भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन मौत सभी के लिए एक बराबर है। धरती पर रहे सूक्ष्म प्राणी से लेकर हमसे कई लाइट ईयर दूर मौजूद तारों तक हर किसी का अंत तय है, फिर चाहे वह हमारा सूरज ही क्यों ना हो। सूरज की उम्र आज भले ही 4.6 बिलियन ईयर हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे यह भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक मशीन भी तभी तक काम करती है जब तक कि उसमें ईंधन मौजूद होता है। हमारे सूरज का मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा ही है। शायद आप ये बात जानते होंगे कि हमारे सूरज में जितना ईंधन बाकी है उसे खत्म होने में अभी 5.5 अरब साल और लगेंगे। लेकिन सस्पेंस भरा सवाल यह है कि अपने अंत की ओर सूरज की दशा क्या होगी। हमारे पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देने वाले इस गोले के बगैर पृथ्वी का हाल कैसा होगा। हमारे सौरमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे बाकी पड़ोसी ग्रह की स्थिति क्या होगी। सूरज के बगैर एक दिन भी गुजारना किसी भयानक सपने से कम नहीं है। ऐसे में इन सवालों का हमारे जहन में दस्तक देना लाजमी है। आज की हमारी इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही गंभीर सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको, जो आपको सूरज के अंत के नजदीक होने वाली सभी एक्टिविटीज की एक तस्वीर आपके सामने रखेगी। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूरज की भूमिका हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। आप यूं कह सकते हैं कि यह जायंट स्टार हमारे सौरमंडल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। खैर, ये बताना तो हमारे बस में नहीं है कि पृथ्वी उस समय कितनी एडवांस हो चुकी होगी, लेकिन वैज्ञानिक अपने डाटा की बदौलत उस समय होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी आज भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि अपने अंत की ओर सूरज रेड जायंट पासे में प्रवेश करेगा और धीमे धीमे मौत के कुएं की ओर बढ़ेगा। सूरज की यह धीमी मौत धरती पर जीवन को पूरी तरह से खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद ये तबाही सौरमंडल के बाकी रीजन को हैबिटेबल बना पाए। ऐसे में जो लोग बचेंगे हो सकता है वह उन्हीं रीजन में अपनी दुनिया बसाए। खैर, ये तो बाद की बात है, लेकिन जब 5 अरब साल बाद जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो वह और भी चमकीला और विशाल होता चला जाएगा। रेड जायंट पासे में यह उस दानव का रूप अख्तियार कर लेगा जो अपने नजदीक मौजूद सभी ग्रहों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देगा। सबसे पहले मरक्यूरी और फिर वीनस इस तबाही का हिस्सा बनेंगे। इस स्टेज पर सूरज का तापमान 2 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। वीनस के बाद यह तारा पृथ्वी को अपनी आगोश में समा लेगा, लेकिन पृथ्वी पर जीवन इससे पहले ही खत्म हो चुका होगा, क्योंकि बिलियन साल पहले ही सूरज की रेडिएशन इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि उसे झेलना हमारी ओजोन लेयर के बस के बाहर हो जाएगा। ये वो दौर होगा जब धरती पर मौजूद हर चट्टान, पेड़, पत्थर सूरज की गर्मी से प्रभावित होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की मात्रा काफी ज्यादा हो जाएगी। बेहिसाब गर्मी तापमान को बढ़ाएगी और पृथ्वी को पूरी तरह तपने पर मजबूर कर देगी। सारे महासागर सूख जाएंगे, धरती बंजर हो जाएगी, सारे वाटर बॉडीज भाप बन जाएगी और इसी के साथ मनुष्य तो क्या, सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। यानी यह कहे कि अपना अस्तित्व खोने से पहले ही धरती तबाही के मंजर को देख चुकी होगी। ऐसे में पृथ्वी अपने अस्तित्व में तो रहेगी, लेकिन वह एक हैबिटेबल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं होगी। आप ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने ग्रह के स्वरूप में तो बची होगी, लेकिन अपना सब कुछ खो चुकी होगी। ये सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह केवल एक बंजर गोला बनकर रह जाएगी। उसके बाद रेड जायंट पासे के शुरू होते ही पृथ्वी अपने अस्तित्व से भी हाथ धो बैठेगी। बता दें कि इस घटना से मिलियन साल पहले मरक्यूरी और वीनस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे जैसे सूरज का आकार बढ़ेगा ये पृथ्वी को भी निगल जाएगा। हालांकि इस विचार को लेकर वैज्ञानिकों के विचार काफी अलग अलग है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही सूरज का आकार बढ़ना रुक जाएगा। वही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आकार बढ़ता ही चला जाएगा और सौरमंडल के ज्यादातर ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। यहाँ तक कि मंगल ग्रह भी खुद को सूरज के प्रकोप से बचाने में सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि आज इस ग्रह पर हमें पानी के होने की साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सूरज की बढ़ती गर्मी से मंगल ग्रह पर भी सभी वाटर बॉडीज सूख कर नष्ट हो जाएगी। शायद इस ग्रह का वो हश्र ना हो जो पृथ्वी का होगा, लेकिन इस पर इंसान के बसने के सभी मंसूबे नाकामयाब हो सकते हैं। खैर, मंगल का तो पता नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि आउटर रिंग प्लैनेट पर जीवन रिवॉल्व हो सकता है। जुपिटर, सैटर्न या फिर इनके चांद गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, एन्सेलेडस हैबिटेबल वर्ल्ड बन सकते हैं। इन पर एक नए रूप में जीवन की शुरुआत हो सकती है।
सूरज के आकार में विशाल होने की वजह से इन ग्रहों और चांद की दूरी उससे काफी ज्यादा घट जाएगी। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी होगी। बर्फ के रूप में जमे हुए इन वर्ल्ड्स पर पानी धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आएगा और धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपेंगे। ऐसी जलवायु का निर्माण होगा जो लाइफ को सपोर्ट करेगी और शायद वहां पृथ्वी जैसी ही किसी दुनिया की शुरुआत होगी। अगर सूरज के आकार का बढ़ना जारी रहा और इसने जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों को भी बुरी तरह प्रभावित किया तो हो सकता है कि इन गैस जायंट और इनके चांद के हैबिटेबल वर्ल्ड बनने के सारे चांसेस 0 हो जाए। लेकिन फिक्र ना करें, क्योंकि अगर इन ग्रहों पर जीवन नहीं पनपा तो प्लूटो और काइपर बेल्ट के कुछ प्लैनेट्स को जरूर ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह लाइफ को सपोर्ट कर पाए। नेपट्यून का चांद भी इस लिस्ट का हिस्सा है जो धरती जैसी जलवायु बनाने में शायद सफल हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इन आइस प्लैनेट में पानी के बहुत सारे भंडार है। ऐसे में अगर इन पर जीवन पनपा तो इनका तापमान आज की पृथ्वी के तापमान के बराबर हो सकता है। खैर, यह तो रहे वो बदलाव जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर आएगा, लेकिन जब इतना सब कुछ हो रहा होगा तो इसका कुछ असर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पर भी पड़ेगा, या यूं कहे कि इस दौरान कुछ बदलाव हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी दिखाई देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी गैलेक्सी और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ 4,02,000 किमी पर आवर की स्पीड से बढ़ रही है। अगर वह इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो 4 अरब सालों में इन दोनों गैलेक्सी को आपस में टकराने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों के आपस में टकराने का सूरज से क्या लेना देना है, तो बता दें कि ये दोनों घटनाओं का टाइम पीरियड एक दूसरे से मिलता जुलता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट एक साथ हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस घटना से भारी तबाही होगी और शायद हमारे सोलर सिस्टम का नामो निशान मिट जाए, तो बता दें कि इस घटना का हमारे सोलर सिस्टम पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। खैर, यह तो रही हमारी गैलेक्सी का हालचाल, लेकिन अब बात करते हैं अंत के निकट सूरज के तीसरे फेज की। रेड जायंट फेज के बाद सूरज अपने व्हाइट ड्वार्फ स्टेज में प्रवेश करेगा। आकार में पूरी तरह से विशाल होने के बाद हमारा सूरज धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। अपने कोर के सभी ईंधन स्टोर इस्तेमाल करने की वजह से इसके पास कोई ऊर्जा नहीं बचेगी और ये धीरे धीरे अपना आकार खोता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये अपने कोर से भी छोटा हो जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। हालांकि सूरज का यह रूप लेना तय है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी नहीं जानते हैं कि सूरज इस रूप में कितना समय बिताएगा। काफी रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं कि पूरी तरह से ब्लैकआउट होने से पहले सूरज कितने समय तक इसी फॉर्म में रहेगा। अगर आप खुश हो रहे हैं कि शायद मानवता प्लूटो या टाइटन जैसे ग्रह पर शायद अपना अस्तित्व बरकरार रख सके और खुद के लिए हैबिटेबल वर्ल्ड का निर्माण कर पाए, तो यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि रेड पासे जायंट में जो वातावरण इन ग्रहों या चांद पर निर्मित होगा वह सूरज के व्हाइट ड्वार्फ स्टार फेस में प्रवेश करते ही छू मंतर हो जाएगा। धीरे धीरे इन ग्रहों पर बढ़ा हुआ तापमान जोर जोर से गिरना शुरू होगा। पानी के पिघले हुए भंडार फिर से बर्फ बनने लगेंगे। प्लूटो जैसे ग्रह फिर से बर्फ की समाधि ले लेंगे और जिस हैबिटेबल वर्ल्ड ने अभी सांस लेना शुरू ही किया था वो भी अपना दम तोड़ देगा। सूरज के व्हाइट ड्वार्फ बनते ही दरअसल सौरमंडल की सारी गर्मी और रोशनी चली जाएगी। ऐसे में किसी भी जीवन का पनपना संभव नहीं है। खैर, ये तो रही ग्रहों की बातें, लेकिन अब अपने सोलर सिस्टम के बड़े एस्टेरॉयड का भी जायजा ले लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैकड़ों एस्टेरॉयड सूरज के व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनते ही अपना अस्तित्व खो देंगे। ये एस्टेरॉयड अपने सॉलिड फॉर्म को खोकर डस्ट पार्टिकल्स बन जाएंगे। जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अभी अस्तित्व में है, उनका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके पास डस्ट पार्टिकल्स का एक गुबार हमें देखने को मिलता है जो एस्टेरॉयड के वाइप आउट होने के बाद बनता है। दरअसल व्हाइट ड्वार्फ के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर ये सभी डस्ट पार्टिकल्स व्हाइट ड्वार्फ स्टार को चारों ओर से घेर कर उसके आसपास एक घने बादल का निर्माण करते हैं। ये उसी के इर्द गिर्द तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार पूरी तरह से ब्लैकआउट ना हो जाए। इन सभी कारणों में से एक बात तो तय है कि सूरज का मरना हमारे सोलर सिस्टम की मौत है। हम कुछ भी कर ले, लेकिन सूरज के मरने के शुरुआती दौर में ही इंसानों का मरना तय होगा। पृथ्वी को छोड़कर अगर हम दूसरे ग्रहों और चांद पर भी जीवन को बचाने का सपना देखें तो भी ये धरातल पर सच होता नजर नहीं आता है। इससे तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि सूरज के अंत के साथ ही हमारे जीवन के अंत की संभावनाएं 100% सच है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।